ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1, हादसे की उड़ान। हवाई यात्रा निश्चित रूप से सुविधाजनक होती है, लेकिन इसके साथ कई आशंकाएं भी मौजूद रहती है। नेपाल के पोखरा में अपने गंतव्य पर पहुंचने और सुरक्षित उतरने के महज कुछ पल पहले यही डर सच साबित हो गया, जब यति एयरलाइंस का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि मध्य नेपाल के पोखरा शहर में हाल ही में शुरू हुए हवाई अड्डे पर विमान जब उतरने वाला था, तब चंद पल पहले सब कुछ सही लग रहा था और उसके सुरक्षित उतर जाने की उम्मीद थी। मगर अचानक एक झटके में वह वहां स्थित नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 5 भारतीयों सहित 72 लोग सवार थे, जिनमें खबरों के मुताबिक सभी मुसाफिरों की मौत हो गई। घटनास्थल के बिल्कुल नजदीक ऊंचे भवनों वाला रिहायशी इलाका है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर विमान उन घरों पर गिरता तो नुकसान कितना हो सकता था। नेपाल में विमान के गिरने और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने को भी आए दिन होने वाले हादसों में शुमार कर उसी मुताबिक जांच और उसके नतीजे पेश होंगे। लेकिन क्या हादसे के बाद घटना की जांच किसी ऐसे निष्कर्ष तक भी पहुंचती है कि आगे ऐसी त्रासदी से न गुजरना पड़े? नेपाल में हुई ताज़ा दुर्घटना के बाद विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और अब उसके जरिए हादसे के कारणों की पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल विश्लेषणों के आधार पर जो अनुमान जताए गए हैं, उसके मुताबिक हादसे के लिए मानवीय भूल, विमान प्रणाली में अचानक आई या पहले से मौजूद खराबी या फिर पायलट की थकान जैसी कुछ वजह हो सकती है। ये आशंकाएं इसलिए भी जताई जा रही है कि हवाई पट्टी पर उतरने के ठीक पहले तक विमान बिल्कुल सुरक्षित दिशा में था। सवाल है कि अचानक विमान में ऐसा क्या हुआ कि कुछ पल के भीतर ही सब कुछ तबाह हो गया। नेपाल में यह कोई पहला हादसा नहीं है। पिछले 30 सालों में इस तरह के 28 हादसे हो चुके हैं। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वह करीब 4 दशक पुराने मॉडल का था। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम और कई मामलों में पायलट के पास पर्याप्त अनुभव न होना भी उड़ानों को खतरनाक बनाते हैं। हालांकि ताज़ा हादसे के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था और उसकी वजह से कोई गड़बड़ी पैदा होने की आशंका नहीं थी। मगर ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में स्थित हवाई अड्डों से सुरक्षित उड़ान भरने और उन पर उतरने के लिए पायलटों के विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की जरूरत होती है। संभव है कि नेपाल की उड़ान सेवाओं में इस कसौटी का ध्यान रखा जाता हो, लेकिन बड़े हादसों के बाद हवाई सेवाओं के सुरक्षित होने को लेकर कई सवाल उठते हैं। यूँ भी विमान सेवाओं को चूंकि बेहद संवेदनशील यात्रा माना जाता है, इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर भी सबसे उच्च स्तर की सजगता बरती जाती है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में भी आए दिन हादसे होने लगे तो विमान से सफर को लेकर भी आशंकाएं पैदा होंगी। खास तौर पर विमान सेवाओं के निजीकरण के दौर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच आजकल हवाई सेवाओं में आए दिन जैसी गड़बड़ियां देखी जा रही है, वे लगातार जोखिम को बढ़ा रही है। खबर संख्या 2, मानव केंद्रित सोच से विकासशील देशों को नई दिशा देने में सक्षम। तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत भी इस भूमिका को विस्तार एवं गहराई देने में जुटा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीते दिनों नई दिल्ली में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल आयोजन हुआ। भारत के आमंत्रण पर करीब 125 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यह इस बात का भी प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और मान्यता लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पुनः स्पष्ट हुआ कि भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों की आवाज उठाना चाहता है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। सम्मेलन में जुटे विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि आपकी आवाज ही भारत की आवाज है और आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं। वहीं विदेश सचिव वीएम क्वात्रा ने कहा कि भारत की G20 मेजबानी के दौरान यह दावा अवश्य किया जा सकता है कि उसने न केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मंत्रणा की, बल्कि संपूर्ण विकासशील दुनिया की भावनाओं और विचारों का भी प्रतिनिधित्व किया। स्पष्ट है कि इन बातों से प्रतिभागी देशों में भारत के प्रति भरोसे का भाव बढ़ा होगा। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के बयानों से भी हुई,
जिन्होंने स्वीकार किया कि गरीब और वंचित देशों को इसी प्रकार एकजुट होकर मंच पर लाया जाए तो वे समृद्धि के स्वप्न को साकार कर सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी यही सहमति बनी थी कि विकासशील देशों G77 की संयुक्त समझौता वार्ता क्षमता में बढ़ोतरी हो और अपने संख्याबल के आधार पर वे अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे में यह संतोष की बात ही कही जाएगी कि भारत ने इस समूह के अधिकांश देशों के लिए यह आयोजन किया और इन देशों ने इसे सफल बनाया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ते हुए कहा कि 20वीं सदी में हमने एक दूसरे की सहायता की और साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था और आशा व्यक्त की कि हम यह मुहिम दोबारा चलाकर 21वीं सदी में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी। वास्तव में नई विश्व व्यवस्था दशकों से विकासशील देशों की मांग रही है। विकसित देशों द्वारा गरीब राष्ट्रों का आर्थिक शोषण, उनके आंतरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप और वैश्विक व्यापार एवं निवेश नीतियों में उन्हें लाभ से वंचित रखने की संस्थागत चालों से अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती गई है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही गरीब देशों की आवाज उठाई है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताएं अलग है। पूर्व की भांति अब पश्चिमी साम्राज्यवाद और प्रत्यक्ष आधिपत्य नहीं रहा। दूसरी ओर चीन महाशक्ति बनने की राह पर है। विकासशील देशों में उसका बोलबाला पश्चिम से अधिक है। विकासशील देशों के भीतर भी भिन्नता दिख रही है, क्योंकि गरीब देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग दिशा में हैं। चीन अपनी सुविधा से कभी खुद को विकासशील देशों में रखता है तो कभी उनके विरुद्ध ही मोर्चा खोल लेता है। चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब $13,000 है, लेकिन वह ग्लोबल साउथ की आड़ लेकर विकासशील देशों के नाम पर अमेरिका और यूरोप से टकराव मोल लेकर अपने हित साधता है। वहीं भारत जैसी उभरती शक्तियां पश्चिमी शक्तियों से गठजोड़ कर चीनी विस्तारवाद को रोकने में लगी है। इस परिदृश्य में वैश्विक दक्षिण की जटिलताएं और बढ़ जाती है। चीन के उलट भारत का रवैया विकासशील देशों को हथियार के रूप में इस्तेमाल न कर उन्हें सशक्त करने का है। इसकी वजह भारत की परंपराओं और मूल्यों के साथ ही वह दृष्टिकोण भी है जिसमें भारत अपनी प्रगति को विकासशील देशों की नियति के साथ जोड़कर देखता है। आज भारत फ्री का व्यापार करीब $90 अरब तक पहुंच गया है, तो भारत दक्षिण अमेरिका व्यापार $50 अरब के स्तर तक पहुंच गया है। जहां पश्चिमी शक्तियों और चीन ने पिछड़े देशों से बेहिसाब प्राकृतिक खनिज लूटने और उनकी अंदरूनी राजनीति में आग लगाकर उस पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेंकने से परहेज नहीं किया, वहीं भारत का रवैया वहां मानव संसाधन विकास और आमजन के जीवन में सुधार केंद्रित परियोजनाओं पर आधारित रहा है। ग्लोबल साउथ में ऐसा एक भी देश नहीं जिसे भारत ने प्रताड़ित किया हो। वहीं चीनी उत्पीड़न का रवैया जगजाहिर है। दुनिया को अब चीनी कर्ज जाल का फंदा समझ आने लगा है कि इसके माध्यम से ड्रैगन इन देशों को निगलने पर आमादा है। चीन की इसी रणनीति पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऋण का बोझ बढ़ाने वाली परियोजनाओं से मांग संचालित परियोजनाओं की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखा और विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण का आह्वान किया। भारत भी अपनी किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकी विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के साथ साझा करने को तत्पर है। इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन में शामिल देशों को इंडिया स्टैक जैसे अभिनव डिजिटल पब्लिक गुड्स की पेशकश की, जो इन देशों के लिए मुफ्त उपलब्ध होंगे और जिनसे वे अपनी स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं को दक्षता से लागू कर सुशासन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। निसंदेह वैश्विक महाशक्तियों द्वारा गरीब देशों के मुंह पर पैसा फेंकने और उन्हें निर्भरता के जाल में फंसाने का खेल यकायक खत्म तो नहीं किया जा सकता, परंतु भारत के मानव केंद्रित सोच और प्रस्ताव ग्लोबल साउथ को नई दिशा अवश्य दे सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को भारतीय विदेश नीति में एक और मील का पत्थर कहा जा सकता है। इस आयोजन के दौरान गरीब देशों के लिए एक अनोखा भारतीय मॉडल उभरा है, जो भविष्य में भारत को विश्व के तीसरे शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा। लेखक जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन है। खबर संख्या 3। सब कुछ जानते हैं,
खुद को छोड़कर। निदा फाजली का चर्चित शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। निदा बड़े शायर थे। उन्होंने लिखा है तो सही ही लिखा होगा। अलबत्ता वह शायर थे तो हिसाब में कमजोर रहे होंगे, इसलिए गिनती में कुछ इधर उधर हो सकता है। यदि 2-4 कम ज्यादा भी गिन ले, तब भी यह मान लेना चाहिए कि हर आदमी में काफी सारे आदमी रहते हैं और सबको ठीक से पहचानने के लिए वक्त चाहिए। मेरा अनुभव है कि जड़ न हुआ तो हर आदमी वक्त के साथ बदलता रहता है, इसलिए उसे बार बार जानना समझना पड़ता है। इसी वजह से मैं उन लोगों के बारे में सम्मान से भरा रहता हूँ जो यह दावा करते हैं कि वे किसी समूची कौम या समाज को जानते हैं। ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं या हिंदू ऐसे हो नहीं सकते। अब दुनिया में अरबों मुसलमान हैं, 50 देश में रहते हैं। उम्र, पढ़ाई लिखाई, आर्थिक स्थिति वगैरह में उनमें उतना ही फर्क है जितना अन्य धर्म के लोगों में। कुछ लोग पश्चिमी विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक है, तो कुछ कलाकार, कुछ कुरान कंठस्थ किए हुए मौलाना है, तो कुछ अनपढ़ कट्टरवादी। पिछले दिनों की चर्चित प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत के 32% मुसलमानों को नहीं पता कि वे शिया है या सुन्नी या इस्लाम के किस धड़े के हैं। यही हाल अफ्रीका के ज्यादातर मुसलमानों का होगा। लेकिन अपने यहाँ भाई लोग दावा करते हैं कि वे समस्त मुसलमानों को जानते हैं। यही हाल हिंदुओं का है। भारत में ही 100 करोड़ के आसपास हिंदू होंगे जिनकी अनेक मातृभाषाएं हैं। कुछ प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो कुछ के पर्व मांसाहार के बिना पूरे नहीं होते। काफी सारे अनपढ़ हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें यह भ्रम है कि वे पढ़े लिखे हैं। कुछ घोर हिंदुत्ववादी हैं, तो कुछ कट्टर कम्युनिस्ट। कितनों को जानने का हम दावा कर सकते हैं? अगर कौमों और समाजों के बजाय हम इंसानों को जानने की कोशिश करें तो शायद कुछ ज्यादा जान जाएंगे। खबर संख्या 4, धरती फटी और जमींदोज हो गए 25 स्टूडेंट। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता, लेकिन जब यह घटती है तो लोगों के होश उड़ा देती है। कई बार ऐसी घटनाएं खुशियों में खलल डालने का काम करती है। कुछ ऐसा ही हुआ उन लोगों के साथ जो कॉलेज की पार्टी में खूब हंसी खुशी के माहौल में थे और जमकर मस्ती कर रहे थे। तभी पैरों तले जमीन खिसक गई और सबके होश फाख्ता हो गए। दिल दहलाने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इंस्टाग्राम पर शेयर एक वीडियो में पार्टी करते छात्र छात्राओं के साथ जो हुआ उसने लोगों का दिल दहला दिया। कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान छात्र छात्राएं मिलकर खुशी में झूम रहे थे, तभी नाचते नाचते जमीन फट पड़ी और सभी उसमें समा गए। घटना पेरू के सैन मार्टिन की है। वायरल वीडियो में खूब अच्छे से सजे धजे लड़के लड़कियां एक साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और झूम झूम कर खुशी के मौके को एंजॉय करते दिख रहे हैं। वीडियो कॉलेज के ग्रेजुएशन पार्टी की है, जहां छात्र छात्राएं एक दूसरे के साथ मिलकर जमकर डांस कर रहे थे। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन ऐसी फटी कि 25 छात्र छात्राएं उसके भीतर समा गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते 25 छात्र छात्राएं नजरों से ओझल होकर जमीन के अंदर गिर चुके थे। वीडियो पेरू के सैन मार्टिन का बताया गया, जहां के कॉलेज में पार्टी के दौरान जबरदस्त हादसा सामने आया। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि 25 छात्र छात्राओं में कितने जख्मी हैं और कितने सही सलामत है, लेकिन जो नजारा कैमरे में साफ साफ नजर आया उसने लोगों का दिल दहला दिया। स्कूल में जमीन फटने के हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया, जिस पर कैप्शन लिखा था, पेरू के सैन मार्टिन में ग्रेजुएशन पार्टी के दौरान जमीन गिरने से 25 छात्रों को डांस करते समय एक सिंकहोल ने निगल लिया। खबर संख्या 5, यूरोप गर्म शुरुआत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार यूरोप के सभी देशों में नव वर्ष की संध्या और नए साल के पहले दिन असामान्य तापमान ने पहले सभी रिकॉर्ड और खास तौर पर बर्फ पर स्कीइंग जैसे खेलकूद वाली गतिविधियों का आनंद उठाने वाले लोगों के दिल तोड़ दिए हैं।
संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी आयोग के मुताबिक हिमनद, परमाफ्रास्ट, बर्फ की सिकुड़ती चादरें और उच्च अक्षांश व ऊंचाई पर मौसमी बर्फ अवधि में मजबूत गिरावट देखी गई है और यह तापमान बढ़ना जारी रहेगा। कम ऊंचाई पर स्थित यूरोपीय स्की रिसोर्ट पर्यटकों के लिए पर्याप्त बर्फ की चादर उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। विश्व मौसम विज्ञान एजेंसी ने व्यापक रूप से स्वीकृत सहकर्मी समीक्षित वैज्ञानिक आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया कि सर्दी के दौर में ठोस सतह पर बर्फ की चादर जमने की आवृत्ति में गिरावट आएगी। यूएन एजेंसी के अनुसार अनेक यूरोपीय देशों में, यहाँ तक कि मध्य यूरोप में भी नव वर्ष 2023 तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में स्पेन के दक्षिणी हिस्से से लेकर यूरोप के पूर्वी और उत्तरी भागों में राष्ट्रीय स्तर पर और अनेक स्थानीय इलाकों में बढ़ते तापमान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्पेन के बिलबाओ हवाई अड्डे पर 1 जनवरी को 25.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया और इस आंकड़े ने पिछले 12 महीने पहले स्थापित सभी रिकॉर्ड को तोड़ डाले हैं। फ्रांस का पूर्वी शहर बेसनकॉन साल के इस समय ज्यादातर सर्द रहता है, लेकिन वर्ष 2023 के पहले दिन ये तापमान 18.6 डिग्री के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये नया तापमान स्तर पिछले रिकॉर्ड से 1.8 सेल्सियस अधिक है और ये वर्ष 1918 में जनवरी महीने में रिकॉर्ड किया गया था। जर्मन शहर ड्रेसडेन में वर्ष 1961 के नए साल की पूर्व संध्या पर 17.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। 31 दिसंबर 2022 को रिकॉर्ड किए गए 19.4 डिग्री सेल्सियस तापमान ने 1961 के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक उसी तरह की स्थिति पोलैंड के वार्सो में नए साल के दिन देखी गई, जब तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये वर्ष 1993 में जनवरी महीने में रिकॉर्ड किए गए तापमान से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं उत्तर में डेनमार्क के लोलैंड द्वीप में वर्ष 2023 की शुरुआत 12.6 डिग्री सेल्सियस जैसे ऊंचे तापमान से हुई, जो वर्ष 2005 में दर्ज किए गए 12.4 डिग्री के रिकॉर्ड को पार कर गया है। हाल के वर्षों में बोस्निया हर्जेगोविना को चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ा है। यूरोप में तापमान में वृद्धि के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर एक उच्च दबाव वाले क्षेत्र को जिम्मेदार बताया है और इसका सामना अटलांटिक के कम दबाव वाले क्षेत्र को करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बताया है कि उच्च दबाव वाले पारस्परिक प्रभाव ने एक मजबूत दक्षिण पश्चिम प्रवाह को भड़का दिया, जो पश्चिमोत्तर अफ्रीका से मध्य अक्षांशों तक गर्म हवाएं ताप लहरें लेकर आया है। खबर संख्या 6। माइकल कमिंस लॉकडाउन के दौरान स्पीटल कब्रिस्तान चेस्टरफील्ड में शुरुआती डैफोडिल्स खिल रहे हैं। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।